दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ मैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जब आप फाइनलाइज़ेशन की तरफ होते हैं, ईयर एंड, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं आज बहुत ही प्रैक्टिकली आपको कॉन्सेप्ट वाइज़ डिस्कस करने वाला हूँ और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। डेप्रिसिएशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। हर एक व्यापारी की जो बैलेंस शीट होती है, किसी भी बिज़नेस की, उसमें कुछ ऐसी एसेट होती है, जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं और इनकम टैक्स या कंपनीज़ एक्ट के अनुसार इन एसेट पर हमें डेप्रिसिएशन लगाने की इजाज़त होती है। बेसिकली डेप्रिसिएशन कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि 11th क्लास जब आपकी कॉमर्स की शुरुआत होती है, तो 11th यानी जो बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है किसी की भी कॉमर्स पढ़ने की, उसमें डेप्रिसिएशन अपने आप में एक चैप्टर होता है। हमें सिखाया जाता है कि हमारे पास जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती है, हमें अपनी एसेट के ऊपर ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन लगाना होता है और इसी वजह से इन एसेट को आप फिक्स्ड एसेट्स कहते हो, स्थायी संपत्तियाँ। क्यों ये करंट एसेट की लिस्ट में नहीं शामिल होती है? क्योंकि ये डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएबल होती है। अब बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करें? नॉर्मली हमें जब स्टार्टिंग स्टेजेस में जो पढ़ाया गया है डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग के लिहाज से जब हमें डेप्रिसिएशन सिखाया गया है, तो हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि किसी भी एसेट को कितने समय तक आप यूज़ करते हो, उसके अनुसार उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। जैसे मान लो कोई एसेट आपने 1 मार्च को खरीदी, अब आपको टीचर ने बोला है कि यार आपको इसका डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आप क्या करते हो उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हो कि मान लो इस पे 10% डेप्रिसिएशन की रेट है। उसके बाद आप क्या करते हो उसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हो कि उस फाइनेंशियल ईयर में वो कितने दिन क्या हुई, यूज़ हुई। तो मान लो 1 मार्च को खरीदी तो हम हमें ये सिखाया गया है कि 1 मार्च से 31 मार्च कितने दिन होते हैं बच्चों? 30 दिन होते हैं या 1 महीना होता है। तो आप उस 1 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो और बुक्स में उसकी एंट्री पास करते हो। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ 11th तक या जो आप बुकिश नॉलेज लेते हो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से डेप्रिसिएशन कभी ऐसे नहीं लगता है और आप हमेशा अपनी बुक्स जो है वो किसी न किसी लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाते हो। तो मैं आज आपको डेप्रिसिएशन की पूरी ब्लूप्रिंट निकाल के बताने वाला हूँ कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है और क्या-क्या उसमें अप एंड डाउन्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट ओपन कर रखा है 31 मार्च 2026 जो कि आने वाला है और आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए डेफिनेटली अपनी बुक्स की जो एसेट होगी फिक्स्ड एसेट्स उन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि ये चार्ट आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कॉमर्स हब के टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप है कॉमर्स हब का, इसी वीडियो में आपको लिंक भी मिलेगा। आप उसको जॉइन करिए, वहाँ पर आपको ये चार्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो जितने भी हम लोग कंटेंट पढ़ाते हैं यहाँ पर और जो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। बहुत लोगों ने जॉइन भी कर रखा है। जो न्यू यहाँ पर व्यूअर्स हैं, वो लोग जाके टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करें। अब बात करते हैं हम कि भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है। ये चार्ट आपके लिए ऑटोमेटिक है पूरा। आपको इसमें खाली डेटा फीड करना है। ऑटोमेटिक ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, ये चार्ट में मैंने जिस व्यापारी का ये चार्ट बना रखा है, उस व्यापारी के पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि ये सेम टू सेम एसेट आपके पास कुछ और हो। उसके पास मान लो टीवीएस की स्कूटी है तो आपके पास हो सकता है किसी और कंपनी की स्कूटी हो। उसके पास ये बाइक है तो आपके पास हो सकता है कोई और बाइक हो। उसके पास ये कार है तो आपके पास हो सकता है कोई और कार हो। उसके पास डेल का लैपटॉप है तो आपके पास हो सकता है एचपी का लैपटॉप है। तो आपको एक चीज़ सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को क्या करना है, एक तो आपको जैसे आप गूगल वगैरह पे सब पे मिल जाता है, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन रेट चार्ट डाउनलोड कर लो। तो उसमें इनकम टैक्स में हमेशा डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट के आधार पर लगता है। अब बात होती है कि ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है सर? मैं बताता हूँ ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है। चलिए, इसको थोड़ा-सा हम टेक्निकली भी समझने की कोशिश करते हैं।
ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब ये होता है कि मान लो एक ब्लॉक है, ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 में मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि इसके अंदर मान लो बिल्डिंग आएगी, और बिल्डिंग भी कौन सी आएगी? रेसिडेंशियल बिल्डिंग आएगी, ठीक है। और ब्लॉक 1 पे डेप्रिसिएशन की रेट है मान लो 5%। तो आपको मैं ये बता दूं कि अब आप अपनी बुक्स के अंदर यानी बिजनेस में जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनवाएंगे या खरीदेंगे, वो सब इसी ब्लॉक 1 में आपको जोड़नी है। आपके पास हो सकता है अपने एम्प्लॉयज के रहने के लिए 4 बिल्डिंग हो, हाउस 1, हाउस 2 यानी बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, हाउस 3 और हाउस 4। मान लो आपके पास 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 मकान हैं। 4 में से 3 मकान में आपका स्टाफ या आपके एम्प्लॉयज रहते हैं, तो ये इसी ब्लॉक से संबंधित है, याद रखिएगा, 5% वाले ब्लॉक से संबंधित। तो आपको ऐसे अलग-अलग डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, इन सब की वैल्यू को आपको कंबाइन करना है। तो हमेशा डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट के आधार पर लगता है। सेम रेट वाली एसेट का एक ब्लॉक बन जाता है, उसकी टोटल ब्लॉक के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये भी मकान है चौथा, लेकिन मान लो ये फैक्ट्री या कारखाने के रूप में यूज हो रहा है, तो इस पे डेप्रिसिएशन की रेट अलग होगी, हो सकता है इस पे 10% डेप्रिसिएशन की रेट। तो ये सेपरेट ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आप इनको मतलब हमेशा डेप्रिसिएशन में ये ध्यान रखिएगा, ब्लॉक के आधार पर आपको ध्यान में रखना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, याद रखिए। जैसे बताता हूँ, हाउस 1 की कीमत है आपकी 5 लाख रुपए की, हाउस 2 की कीमत है आपकी 10 लाख रुपए की, और हाउस 3 की कीमत है आपकी 15 लाख रुपए की, और हाउस 4 की कीमत है आपकी 20 लाख रुपए। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जुड़ेंगे, तो ये तीनों जुड़ के कितना हो रहा है? 30 लाख हो रहा है। तो ये 30 लाख के ऊपर आपका 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अब देखिए 5% होगा नहीं होगा, ये इस पे भी बातें करेंगे अभी। और ये 20 लाख पर आपका कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? 10% कैलकुलेट होगा। अच्छा, ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट है, इसमें भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस ब्लॉक में भी आपको नेट ब्लॉक मतलब जो ग्रॉस ब्लॉक है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट ब्लॉक आ जाता है। तो अभी मैं इस चार्ट के ऊपर पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, फॉर्मूले लगा के भी बताऊंगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई हमें जो हमारा क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा ग्रॉस ब्लॉक पर। अब ये ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जो जो भी डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट होकर आएगा। इसके बाद आपके बच जाएगा नेट ब्लॉक आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मानी जाती है उस ब्लॉक की। तो अब ये इसमें क्या होता है, ग्रॉस ब्लॉक में आपके पास ओपनिंग में कितनी एसेट थी, यानी ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू उस एसेट की कितनी थी, प्लस साल के बीच में आपने कितनी एडिशन की, नई एसेट कितनी खरीदी, माइनस साल के बीच में आपने कितनी एसेट सेल कर दी या बेच दी, इक्वल टू ग्रॉस ब्लॉक, याद रखिएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी है। इनकम टैक्स हमेशा ये देखता है कि आप जो डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हो, वो आपको पूरा डेप्रिसिएशन लगाना है या आधा लगाना है। तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में रखना है, 180 डेज वाला। सर क्या होता है 180 डेज वाला? बताता हूँ क्या होता है। 180 डेज वाले कॉन्सेप्ट को भी हमेशा आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। चलिए मैं आपको 180 डेज के कॉन्सेप्ट पर भी अपन बातें करते हैं। ऑलराइट, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास, अभी मैं फर्नीचर का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास 1 अप्रैल 2025 को अपनी बुक्स में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फर्नीचर की, यानी पहले से पिछले साल से फर्नीचर आ रहा है 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख रुपए। साल के बीच में मैंने फर्नीचर को और परचेज किया है, यानी एडिशन किया है साल के बीच में, ठीक है। मान लो कब किया आपने? 1 जुलाई 2025 को किया। मान लो 2 लाख का फर्नीचर और खरीदा आप। फिर साल के बीच में आपने और फर्नीचर खरीदा और एडिशन किया। मान लो 1 दिसंबर 2025 को और 2 लाख का खरीदा।
अब आपका अगर मैं देखूं तो टोटल आपकी बुक्स में फर्नीचर कितने का हो गया? 9 लाख रुपए का हो गया साल के एंड में। 31 मार्च को ये कितने से दिख रहा है? 9 लाख से दिख रहा है। अब इस पे डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है, हमेशा ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन 9 लाख पे कैलकुलेट होगा, लेकिन इसमें 180 डेज वाला क्राइटेरिया आता है कि भाई आपने ये 5 लाख का फर्नीचर पूरे साल यूज किया होगा, ये 2 लाख रुपए का फर्नीचर आपने 180 दिन से ज्यादा यूज किया होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक आप गिनोगे तो मोर देन 180 डेज होता है। आप ये मान के चलो सितंबर तक कोई भी चीज खरीद रहे हो तो वो मोर देन 180 डेज में आएगी 30 सितंबर तक, और अक्टूबर के बाद जो भी चीजें खरीदोगे आप वो 180 डेज से कम में आएगी कि आपने 180 डेज से कम में यूज में लिया। तो आपको इसको दो ब्लॉक में डिवाइड करना पड़ेगा, एक होता है मोर देन 180 डेज और एक होगा लेस देन 180 डेज। अब देखिए है तो एक ही एसेट, लेकिन मुझे दो टुकड़ों में बांटना पड़ रहा है। ये 5 लाख मेरा 1 लाख 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ, और ये 2 लाख जो मैंने बीच में जुलाई में खरीदी एसेट वो भी 180 दिन से ज्यादा यूज हुई, यानी टोटल मिला के 7 लाख की एसेट मेरी 180 दिन से ज्यादा यूज हुई। इसके ऊपर अगर फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन के रेट है तो इस पे पूरा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 7 लाख का 10% होता है 70,000 का डेप्रिसिएशन बन जाएगा इसके ऊपर। और वो जो 2 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा है दिसंबर में, वो 2 लाख रुपए पर आपका हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा, या तो फुल लगता है या हाफ लगता है। तो ये 2 लाख आपने लेस देन 180 डेज यूज किया है, इसलिए इसका 10% का आधा कितना होता है? 5%। तो 2 लाख का 5% कितना हुआ? 10,000, राइट। तो उस केस में आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी को डाउट रहा होगा कि 80,000 कैसा है। आपको 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाना है, जबकि अगर यूं देखें तो 9 लाख का 10% 90,000 होता है। 80 कैसे लगाया? आपके पास इसका जवाब है कि 80 क्यों लगाया। ये होता है 180 डेज वाला क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया और होता है, इसको भी मैं समझा देता हूं, फिर मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाऊंगा। एक क्राइटेरिया ये होता है कि हम जैसे अभी देखिए इसी एग्जांपल में मैं मान लो ये 9 लाख रुपए की मेरे पास फर्नीचर है, मान लो साल के बीच में मैंने कोई फर्नीचर बेच दिया 3 लाख रुपए का, तो ये इनकम टैक्स के नियम अनुसार मैं बता दूं कि अगर मिड ऑफ द ईयर आप कोई एसेट बेच देते हो तो आपकी पूरी ब्लॉक की जो टोटल है उसमें से उस एसेट की वैल्यू को, सेल वैल्यू को माइनस कर दो। तो देखिए 3 लाख का बेच दिया तो 9 में से 3 माइनस हो गया, कितना बचा? 6 लाख। अब इस 6 लाख रुपए को वापस इस 6 लाख पर डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये जो 6 लाख पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसके भी दो टुकड़े करेंगे। इसमें से वो जो लेस देन 180 डेज वाला है उसको अलग कर दो 2 लाख को। ये 2 लाख कौन सा वाला है? लेस देन 180 डेज। उस पे आप कैलकुलेट करो 5% आधा डेप्रिसिएशन, जो कि कितना होता है? 10,000 होता है, समझना। और 6 में से 2 गए तो बाकी बचा कितना ब्लॉक का वैल्यू? 4 लाख। 4 लाख को आप क्या मानो? मोर देन 180 डेज, इसके ऊपर 10% यानी 40,000, यानी आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 50,000 का हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर बीच में मिड ऑफ द ईयर अगर आपने कोई एसेट सेल की तो हमेशा उस ब्लॉक की जो ग्रॉस वैल्यू है, मतलब जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और प्लस जो एडिशंस हैं उनको टोटल करके उसमें से सोल्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। जो आपका ग्रॉस ब्लॉक का वैल्यू आएगा उसमें आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका लेस देन 180 डेज को अलग करिए, मोर देन 180 डेज को अलग करिए। पहले आप इस पे कैलकुलेट करिए, फिर जो बची हुई वैल्यू है उस पे आप पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। ये भी आपको नियम पता होना चाहिए। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ऑटोमेटिक और टेक्निकल पार्ट पर समझाता हूं। चलिए सीधे सीधे ले चलता हूं मैं आपको एक्सेल चार्ट के ऊपर। ये चार्ट आपको इतना आसान कर देगा ना आपके काम को कि आपको, अच्छा ये चार्ट आपको ईयर बाय ईयर मेंटेन करना है। ये जैसे मान लो अभी ये चार्ट मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन कर रहा हूं? 25-26, ठीक है। तो अगले साल इसी को कॉपी करके 26-27 फिर 27-28 एक डेप्रिसिएशन चार्ट आप अपनी बुक्स में हमेशा रखिए, क्योंकि इसी के आधार पे आप अपनी बुक्स में एंट्री करने वाले हैं। और इसी के आधार पे आप जो साल के एंड में डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे और आपकी जो साल के एंड में जो एसेट की वैल्यू आएगी वो इससे मैच करती हुई होनी चाहिए बुक्स के अंदर। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से।
जैसे ऑफिस फर्नीचर को ही ले लेते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने जो इनकम टैक्स की है वही ली हुई है, ठीक है। आपको माना कि 5 लाख रुपए पहले से पिछले साल से आपके पास फर्नीचर का पिछले साल का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जो कि इस साल के लिए क्या है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पहले से पड़ा था 5 लाख। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की क्या रेट होती है, 10%। सुनना मेरी बात ध्यान से, 5 लाख का फर्नीचर मेरे पास पहले से पड़ा था। अब देखिए मैंने एडिशन का एक अलग ब्लॉक बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया, एडिशन का एक सेपरेट ब्लॉक बना रखा है। आप देखिए एडिशन, एडिशन में मोर देन 180 डेज का अलग बना रखा है, लेस देन 180 डेज का अलग बना रखा है। आपको सेम टू सेम चार्ट का यूज करना है, ध्यान देना। अगर आपने कोई भी एसेट अप्रैल से लगाकर सितंबर में खरीदी तो आपको उसको यहां डालना है, उसकी वैल्यू को। सेम सेम ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, फर्नीचर मतलब फर्नीचर ही, समझे? हाँ सर खरीदी, मैंने कहा कितनी खरीदी, बोले 2 लाख की, मैंने कहा डालो यहाँ पे। ओके, यहाँ कोई फॉर्मूला लगे हुए नहीं है, ध्यान देना। ये सिंपल मैं हाथ से डाल रहा हूँ, ये सिंपल रेट डली हुई है, ये सिंपल मैंने हाथ से डाला। अभी कितना हो गया टोटल देखिए, 7 लाख हो गया, राइट। अब अगर कोई एसेट आपने 3 अक्टूबर से लगाकर 31 मार्च तक खरीदी, मतलब अक्टूबर से मार्च मान लो आप, तो अक्टूबर से मार्च के बीच में अगर आपने कोई एसेट खरीदी वो सेम ब्लॉक वाली, तो जितनी वैल्यू की खरीदी वो यहां डाल दो। हाँ सर खरीदी, मैंने कहा कितने की, बोले 3 लाख की खरीदी। और सर ये कहां से पता चलेगा, ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ये 180 दिन से ज्यादा पीरियड यूज हुई, ये 180 दिन से, ये आपको आपका सॉफ्टवेयर बता देगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आप अपनी बैलेंस शीट में आओगे, फिक्स्ड एसेट्स में आ गए, जैसे अभी अपन फर्नीचर की बात करें, ये फर्नीचर है, एंटर मारो यहाँ पर, फर्नीचर का पूरा 12 ही महीने का रिकॉर्ड आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप अल्टर F2 करके यहाँ पर पूरे 12 महीने का डेट डाल दो, सारे महीनों में आपने क्या किया। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अगर कुछ है तो वो यहाँ आ जाएगी, देखिए ओपनिंग बैलेंस 27,750। बीच में कुछ खरीदा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन महीनों में, तो ये डेबिट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। मैं एक एंट्री पास करके बताता हूँ आपको, अभी मैं जीएसटी वीएसटी के दृष्टिकोण में नहीं जाऊंगा, आपको एक सिंपल एंट्री पास करके बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने 1 जुलाई को फर्नीचर खरीदा, हाँ पेमेंट करके खरीदूंगा, क्यों पैसे नहीं दे सकता। हाँ सॉरी एसबीआई, ठीक है। ये एक्स क्या है यार, बैंक कौन सा आपका, ये एसबीआई, ठीक है। ये 50,000 का मैंने मान लो फर्नीचर खरीदा, पेमेंट दे के खरीदा, ठीक है, जुलाई में। सुनना मेरी बात ध्यान से, और एक मैं खरीदता हूँ 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी को मान लो सेम एसेट खरीदी मैंने 1 लाख रुपए, ये भी पेमेंट देके खरीदी, ठीक है। अभी देखिए आप, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है सीखना। तो बैलेंस शीट में गए, अभी बैलेंस शीट में आप देखिए फर्नीचर और फिक्सर आपका पूरा, आप देखिए ये जो 27,750 है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, इसमें फुल डेप्रिसिएशन, ये कहाँ डालना आपको, यहाँ डालना है, किसी भी एसेट की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। और ये जो आप देखिए यहाँ से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में, अगर यहाँ डेबिट में कोई भी फिगर नजर आ रहे हैं, उन सबकी टोटल करके यहाँ डाल दी, राइट। जैसे अभी मेरे को खाली एक ही जुलाई में ही दिख रहा है, तो मैंने वो 50,000 को मेरे को यहाँ डालना है। और देखिए मैं सेम फिगर ही डाल के बताता हूँ आपको, 27,750 आप डालिए, 27,750, 50,000 तो आप यहाँ डालिए 50,000। और आप देखिए अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपने कोई एसेट खरीदी, उसका टोटल करके, यानी ये आपने 1 लाख का है, तो आप ये यहाँ डाल दीजिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को समझ में नहीं आई होगी ये बात, अच्छे से आ गई होगी कि ये फिगर कहाँ से डालना है, बैलेंस शीट ही बता देगी आप। क्योंकि बैलेंस शीट में तो आप डे टू डे अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो जब भी फर्नीचर, जब भी कोई एसेट खरीदी होगी, तो आप एसेट परचेज की एंट्री की होगी आपने अपनी बुक्स में, तो ये आएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब जीएसटी के सिनारियो में हो, आप फर्नीचर पे मान लो जीएसटी पे करके लाए, तो ये यहाँ जो फिगर आपको दिखेंगे वो हमेशा कॉस्ट दिखेगी, क्योंकि जीएसटी की तो आपने इनपुट ले ली होगी। जो जीएसटी का कंटेंट होता है बिल के अंदर, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को जब आप परचेज करते हो, और जो जीएसटी का कंटेंट होता है वो तो हमें इनपुट मिल जाता है, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू जो भी पार्टी या बैंक या कैश जो भी है, तो वो इनपुट को तो हमने अलग ही रखा है।
तो यहां पर आपको हमेशा कॉस्ट नजर आती है। लेकिन ऐसी कोई एसेट खरीद के लेके आ रहे हो जिन पे जीएसटी ब्लॉक क्रेडिट में आती है, जैसे कार खरीदी साहब, इनपुट नहीं मिलने वाली, तो फिर आपको आप पूरी पूरी जो इनवॉइस वैल्यू है उससे आपको वो कार की वैल्यू यहां दिखेगी। तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, वो भी जीएसटी के दृष्टिकोण से अलग अलग होगा। जिन पर आपको इनपुट मिल रही है यहाँ पर हमेशा कॉस्ट नजर आएगी, यानी टैक्सेबल वैल्यू नजर आएगी। जिन पे इनपुट नहीं मिल रही है यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू नजर आएगी, और इनवॉइस वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी अगर आपने इनपुट ली तो टैक्स के कंटेंट पर आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आपने इनपुट नहीं ली तो टैक्स के कंटेंट पे आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि जैसे हमने ये वैल्यू डाल दी, अब टोटल मिला के कितना हो गया, 1,77,750। ये देखिए 1,77,750 दिख रहा है लास्ट में क्लोजिंग वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन लगाना कब होता है? मार्च में। अब मेरे को डेप्रिसिएशन कितना लगाना है सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट कर लिया। सर आपने कुछ फॉर्मूला लगा रखा है? मैंने कहा हाँ जी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। ये देखिए कैसे कैलकुलेट किया मैं बताता हूँ। ये 27,750 प्लस 50,000 यानी 77,750 पे पूरा 10%। 77,750 का 10% होता है 77,750। मैं बाहर बाहर लिख रहा हूँ, देखिए 77,750 का आपका ये बाहर लिख रहा हूँ 10%। ठीक है, आपका कितना होता है? देखिए ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये 7,775। और ये जो 1,00,000 रुपए का फर्नीचर आपने जनवरी में खरीदा था, इस 1,00,000 रुपए पर आपका कितना? आधा। तो 1,00,000 का आधा कितना होता है? 5,000। ठीक है, और इन दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 12,775। ये आ गया ऑटोमेटिक। मतलब मैंने फॉर्मूला ही ऐसा लगा रखा है, आप देखिए यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूला है। लेकिन सर क्या फॉर्मूला है आप बताइए, आपने क्या लगा रखा है फॉर्मूला? चलिए बताता हूँ। ये समझ में आ गया? अब मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला लगा लगा रखा है, ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मैंने ये फॉर्मूला लगा रखा है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ये एडिशन मोर देन 180 डेज वाला, ये एडिशन लेस देन 180 डेज वाला, और ये डेप्रिसिएशन की रेट है। सारा खेल इन चारों के बीच में चला। कैसे चला सर बताओ? इक्वल टू, याद रखिएगा, ब्रैकेट जितनी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगी यानी B9 होगा, उसमें हम मोर देन 180 डेज वाली वैल्यू को ऐड करेंगे। मैंने कहा ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रेट के साथ, 10% के साथ। मैंने कहा ठीक है। अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बोर्डमास रूल एप्लीकेबल होता है, एडिशन लास्ट में आएगा, उससे पहले की सारी सीक्वेंस यहां पर क्लियर हो जाएगी। तो अब प्लस करेंगे। अब किसको प्लस करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे, ये जो लेस देन 180 डेज वाली वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इस रेट के साथ, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आधी रेट। मतलब इस 1,00,000 का 10% नहीं होगा, जो भी रेट यहां होगी उसका आधा होगा। ओके, ये आ गया आपका। लेकिन ये फॉर्मूला अभी भी गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि आपने एडिशन, ये फॉर्मूला सही है, गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, लेकिन अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि आपने डिडक्शन को तो कंसीडर किया ही नहीं। वेयर इज डिडक्शन? डिडक्शन को भी तो कंसीडर करना है ना। कल को आपने बीच में कोई फर्नीचर बेच दिया, फिर कैसे आप यहाँ पर क्या करोगे? सो अगर मैं, आप समझिए ये फॉर्मूला क्यों गलत है, मैं बताता हूं आपको। अगर मैं ये 27,750 रुपए का फर्नीचर आगे जाके 50,000 में बेच देता हूं, माना कि, तो मेरा डेप्रिसिएशन चेंज ही नहीं हुआ। देखिए आप, इसका मतलब इसने उस पर इंपैक्ट ही नहीं डाला, जबकि डालना चाहिए था। डालना चाहिए था कि नहीं डालना चाहिए था? क्या डालना चाहिए था? मैं बताता हूं क्या डालना चाहिए था। 27,750 का आपका ओपनिंग है, और मोर देन 180 डेज वाला कौन सा है आपका? 50,000 का है, राइट। और लेस देन 180 डेज वाला कितना है? 1,00,000 का है। अब अगर आप बेच देते हो, जैसे ये सोल्ड कर रहे हो, कितनी वैल्यू में? 50,000 में, तो नियम ये कहता है कि ये 50,000 पूरी पूरी वैल्यू, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना आपको। जितनी वैल्यू में बेचते हो वो आप पहले प्रायोरिटी इसको दो, इसमें से माइनस करो। तो अगर मैं इस, ये देखिए ये दोनों को आप, ये दोनों एक नेचर के हैं, इन पे फुल डेप्रिसिएशन लगता है, समझना। और ये थोड़ा अलग नेचर का है,
ये है भाई सौतेला ही है बट, समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, ये जो सेल वैल्यू है इसको पहले इनमें से माइनस करना है। हमेशा ये ध्यान रखो कि पहले वाली एसेट पहले आपकी बिकी होगी। तो आप इसमें से क्या करोगे मैं बता देता हूं। यहां पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरे को ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है यहां पर ये वाला, इसमें मैंने इन दोनों को जोड़ा है, इसको इस डिडक्शन वाले को माइनस भी करना था मुझे, डिडक्शन वाले को माइनस भी करना था। तो ऐसे केस में मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर एक चीज और मेरे को यहाँ पर यूज करनी, माइनस लिखूंगा यहाँ पर इस फॉर्मूले में। वापस बता रहा हूं मैं आपको, नए नए सिरे से फॉर्मूला लगा के बताता हूं। अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना हो रहा है साहब, ठीक है? तो कितना हो रहा है, 77,750 इन दोनों की टोटल, इन दोनों की टोटल, उसमें से 50,000 माइनस कर दो तो कितना बचता है, 27,750। 27,750 का कितना परसेंट, 10% आपका कैलकुलेट होकर आएगा, फुल डेप्रिसिएशन फुल ईयर का, ये सब 2775, और 5,000 उस 1,00,000 पर पूरा पूरा 5,000 कैलकुलेट होकर आएगा। यानी अगर मैं इसका सही आंसर ढूंढने जाऊं तो अभी इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, 7,775 का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। अब मुझे ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि 7,775 का डेप्रिसिएशन आए। बताता हूं आपको वापस से, अभी मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, आपको समझ में आ गया ना? अब मैं वापस से इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू ब्रेकेट, इधर चलते थोड़ा सा, ये ओपनिंग WDV प्लस एडिशन मोर देन 180 डेज माइनस डिडक्शन, डिडक्शन यानी जो सेल किया वो, ओके, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑलराइट, एंड नाउ प्लस एडिशन लेस देन 180 डेज मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय द 2। ये आप देख सकते हैं आंसर आपका मैच कर गया यहाँ पर, 7,775। यानी यहाँ ये फॉर्मूला अधूरा है, इसमें एक चीज अधूरी है, वो ये है, यहाँ माइनस में आपको डिडक्शन डालना था F9। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली काम करता है, देखिए, और सबसे खास बात है कि एग्जैक्टली काम भी करता। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, पॉइंट में भी आ सकता है कई बार आपका आंसर, डेसिमल में, और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डेसिमल को इग्नोर करते हैं। तो ऐसे केस में अगर डेसिमल में आप नहीं चाहते हो कि आपका आंसर आए, तो आप आगे हमेशा क्या लगाओ, आगे आगे राउंड लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, और फॉर्मूले के पीछे ये लास्ट में ऐड कर सकते हो आप, फॉर्मूले के पीछे कॉमा लगा के 0 कर दो और एंटर कर दो, कभी डेसिमल में नहीं आएगा। अब आप इस फॉर्मूले को पकड़ के ड्रैग करोगे, फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली यहाँ पर वैल्यूज डालो, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, सबकी वैल्यू आ जाएगी। मैं देखिए ये फॉर्मूला मैंने जो यहाँ लगाया इसको मैं पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ जहां तक एसेट है, ठीक है? और यहाँ क्या फॉर्मूला लगा हुआ है इसको भी ध्यान से देखिए आप, यहाँ ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि जो आपकी यहाँ जो टोटल आई उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होकर ही आया, तो ये सही है। यहाँ जो टोटल आई उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होकर ही आया। अच्छा यहाँ कौन सी टोटल आई ये भी देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ, इन तीनों को जोड़ा गया और लास्ट F9 वाले को डिडक्शन को माइनस किया गया, ये भी सही है, ठीक है? 1 2 3 जोड़ो और ये माइनस कर दो, तो ये भी सही है। और ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका सुधार दिया हमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसका, और ये यहाँ पर क्लोजिंग में भी ये सही है। तो अब आप सीधी सी बात है कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अगर कोई एसेट नहीं है तो हटा दो इसको, इनको हटा दो भली, जहाँ एसेट नहीं है उनको हटा दो, ऐसे। अब आपका ये परमानेंट हो गई शीट, और बाहर जो वर्किंग आपने की हुई है उसको भी हटा दो, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। नाउ दिस इज फाइनल शीट। अच्छा सर देखिए आपके पास मान लो लैपटॉप है 40,000 का, 40% डेप्रिसिएशन लगता है लैपटॉप पे, और आपने एक और लैपटॉप खरीद लिया 60,000 का, जो कि आपने मई महीने में खरीदा था, तो आपने इसमें मोर देन 180 डेज में डालना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले, ठीक है? जो जो भी एसेट है आपकी, और नीचे ग्रैंड टोटल भी होती जाएगी। ग्रैंड टोटल कहाँ काम आएगी आपकी, मैं बताता हूँ कहाँ काम आएगी। ग्रैंड टोटल आपकी इन दोनों, ये जो है 47,775, अभी सभी टोटल टोटल हो गई, तो ये मेरी ग्रैंड टोटल मेरी कहाँ काम आएगी, मेरे पास बुक्स में ये इतनी एसेट दिख रही होगी सारी शुरू में, जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट से मैच कर सकते हो। साल के बीच में आपने इतना एडिशन किया,
मोर देन 180 डेज वाला, साल के बीच में आपने इतना एडिशन किया, लेस देन 180 डेज वाला, साल के बीच में आपने 50,000 की कोई एसेट बेची भी है, 50,000 में बेची है सॉरी, और आपका वो बेचने के बाद इतना वैल्यू आपका एसेट का बचा, इस पे इतना डेप्रिसिएशन लगा, ये क्लोजिंग वैल्यू। अब देखिए मेरे को इसके आधार पे एंट्री पास करनी, मैं क्या करूंगा इसके आधार पे एंट्री पास, मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करूंगा अपनी बुक्स में, 31 मार्च की एंट्री पास करूंगा, ठीक है। कितने से सर? 47,775 से। ओके सर। टू टू में मैं फर्नीचर करूंगा और टू में मैं लैपटॉप करूंगा। दो ही एसेट के ऊपर निकाला मैंने, जितनी भी है सब पे निकालना पड़ेगा आपको, सारी एसेट क्रेडिट होती जाएगी। कितने से? इंडिविजुअल वैल्यू से। ये इंडिविजुअल वैल्यू ये रही 7,775 से, कौन सी? फर्नीचर। फर्नीचर हो जाएगा आपका 7,775 से, और लैपटॉप हो जाएगा आपका 40,000 से, ये मिलाकर 47,700। बस आपको कुछ नहीं करना, ये चार्ट खुद एंट्री बना कर दे देगा, चार्ट की टोटल और चार्ट की इंडिविजुअल टोटल। इससे आप आराम से अपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, अभी आप लोगों को, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। और ये है डेप्रिसिएशन जो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस चार्ट डेफिनेटली हेल्प यू एट द एंड ऑफ ईयर, जहां पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। आपको इसी आधार पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, गलती ना करें। और हर साल इसी चार्ट को आप कॉपी करिए, इस हर साल की ओपनिंग की जो क्लोजिंग की वैल्यू है, उसके ओपनिंग में डाल के क्लोजिंग को जीरो करके उस साल में कोई एडिशन डिलीशन हुए हुआ यहाँ पर डालिए। अच्छा, एक चीज और समझनी है आपको, वो मैं और समझा देता हूँ। हालांकि टॉपिक थोड़ा अलग है, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ। जैसे 50,000 रुपए मैंने डिडक्शन में डाले, अब आपका ये भी कहना हो सकता है किसी का कि सर आपने 27,750 रुपए का फर्नीचर बेचा है 50,000 में, तो ये 50,000 आपकी सेल वैल्यू है और ये आपकी कॉस्ट है, यानी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है। तो क्या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इससे करनी है या इससे करनी है? मैंने कहा जो आप डिडक्शन में लेस करोगे वो हमेशा सेल वैल्यू को लेस करना है। एसेट 5,000 की थी, मैंने 50 में बेच दी, मुझे 50,000 उस ब्लॉक में से माइनस करना है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में हमेशा सेल वैल्यू को लेस किया जाएगा, राइट? लेकिन बुक में तो हम पूरे पूरे 50,000 से उसको फर्नीचर नहीं मानेंगे, गिनेंगे। तो बुक में हमें इसके बीच का डिफरेंस प्रॉफिट कंसिडर करना, वो कैपिटल गेन का मैटर है। आप अपनी कैपिटल एसेट को बेचोगे तो जो फायदा निकल कर आएगा वो कैपिटल गेन का है। तो यहाँ पर 22,250 रुपए समथिंग का आपको कैपिटल गेन हुआ। तो बुक में एंट्री कैसे करोगे आप, जब आप इसको बेचोगे तब? बुक में मैं एंट्री ऐसे करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू फर्नीचर। फर्नीचर जितनी वैल्यू से मेरा था उतनी वैल्यू से मैं कम करूंगा, जैसे 27,750 से था उतनी से कम करूंगा, ध्यान देना। बुक के अंदर ये होगा, इसीलिए चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ये चार्ट का काम एंड में करोगे, जबकि ये बेचना बीच में ही हो गया। तो आप अपनी बुक्स में एंट्री ऐसे पास करोगे, राइट? और यहां पर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आप बता दोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बता दोगे कितने का प्रॉफिट हुआ? 22,250 का। ये एंट्री आपकी बुक में होगी। हालांकि जीएसटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है, व्यापारी है, तो फिर आपको वहां पर जीएसटी की भी आपको समझ होनी चाहिए। ये बहुत सारी क्लासेस होती है, एक ही टॉपिक को हम एक क्लास में नहीं कवर कर सकते, लॉट्स ऑफ क्लासेस होती है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जीएसटी की ट्रीटमेंट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाला डाला हुआ है क्लास, आप डेफिनेटली उसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कैसे हमें उसे एडजस्ट करना है बुक्स में। ये हमें सेल के वक्त एंट्री करनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन के वक्त हम इस 27,750 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 50,000 को कंसिडर करेंगे, या हम 22,250 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 50,000 को कंसिडर। सो हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ट में जो डिडक्शन में आपको वैल्यू लिखनी है वो सेल वैल्यू लिखनी है, ना कि प्रॉफिट वाली वैल्यू, ना कि कॉस्ट वाली वैल्यू, राइट? सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट स्टेप कॉमर्स और कॉमर्स अब उदयपुर, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रैक्टिकल आपको ये क्लास जो है ना, ये हमारा एक कोर्स है बैलेंस शीट ब्लूप्रिंट, उसका पार्ट है। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिकल वीडियोस होती है वो कोर्सेज में मिलेगी आपको सीक्वेंस वाइज।
आपको कोर्सेज़ को परचेज़ करना है और लगातार आपको वीडियो देखते रहना और सीखते रहना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।